आज भी मुझे वो दिन याद है जब मेरे डैडी और मेरी बुआ मुझे दिल्ली एयरपोर्ट पर विदा करने के लिए आए थे। मेरे डैडी अंतिम दरवाजे तक मेरे सामान की ट्रॉली को खुद ही धकेलते हुए मेरे साथ साथ चल रहे थे। जैसे ही मैं सुरक्षा दरवाजे से अंदर जाने लगी, मेरी बुआ ने मेरे डैडी से कहा, अभी भी सोच ले भाई, मेरे अकेली बेटी को 7 समंदर पार भेज रहा है। कुछ ऊंच नीच हो गई तो कहाँ कहाँ सफाइयाँ देता फिरेगा। मैंने बुआ और डैडी की बात सुन ली थी। वो मेरी तरफ इस तरह देखने लगे जैसे कि उस प्रश्न का उत्तर सिर्फ मेरे ही पास था। मैंने आंखें बंद करके कहा, आप बेफिक्र रहिए, मैं ठीक रहूंगी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मेरी आंखों में भी डैडी की आंखों की तरह आंसू थे। फिर कनाडा में इमारत के नीचे बना हुआ किराए का वो बेसमेंट का कमरा। पहले तो उस कमरे में रहते हुए मुझे ऐसा लगता था जैसे कि मैं उस कमरे में सांस घुटने के कारण ही मर जाऊंगी। फिर वहाँ पर बात बात पर नुक्स निकालने वाली उस घर की मालकिन आंटी थी, और फिर बात बात पर बड़पड़ाने वाली और डांटने वाली उनकी माँ। इतनी ठंड होती थी कि कई बार मेरी बस ही छूट जाती थी। शीशे की तरह जमी हुई बर्फ़ पर मैं कई बार फिसल जाती थी और मेरे मुंह से चीख निकल जाती थी। बहुत ही कठिनाइयाँ थी शुरू के उन दिनों में। फिर एक दिन तो दिमागी सुन्न सा ही हो गया था। उस दिन मैं बस में थी। मेरे साथ मेरे डैडी की उम्र के एक आदमी ने मुझसे प्रश्न पूछने शुरू कर दिए, शादी हो गई है तुम्हारी? बॉयफ्रेंड के बिना तुम अकेले कैसे रह लेती हो? उस दिन मैं उसके प्रश्नों से इतना घबरा गई कि अपने स्टॉप से एक स्टॉप पहले ही उतर गई। फिर काफ़ी देर तक पैदल ही चलती रही बिना किसी उद्देश्य के। आखिर काम पर पहुंचकर साथ में काम करने वाली एक लड़की के कंधे पर सर रखकर रोई और उसको आप बीती बता दी। मन कुछ हल्का हो गया था। उस दिन के बाद अगर मैं किसी पहचान वाले को सड़क पर सामने से आते देखती थी तो मैं रास्ता बदल लेती थी। कभी कभी माँ की बहुत याद आया करती थी। लाख कोशिश करने के बाद भी मैं डैडी के साथ ये सब बातें तो शेयर नहीं कर सकती थी। न मालूम अब कनाडा की स्थायी बासिंदा बन जाने के बाद जहाज में बैठे हुए भारत की तरफ उड़ते हुए वो सब यादें आ रही थी। जब मैं भारत में अपने घर पहुंची तो सभी रिश्तेदार हमारे घर में इकट्ठे बैठे थे। बुआ की आंखें मेरे अंदर शायद कुछ और ही खोज रही थी। बुआ मुझे ऊपर से नीचे तक गौर से देखने के बाद बोली, वहाँ कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं बनाया? मैंने उस प्रश्न का कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन मुझे कनाडा में वो बस में बैठा मेरे डैडी की उम्र का वो आदमी याद आ गया। मैं कनाडा से सभी रिश्तेदारों के लिए तोहफे लाई थी। अगले दिन मैंने सबको उनके तोहफे दे दिए। फिर जब मैं खाली बैग को दीवार पर एक कील पर लटकाने लगी तो मैंने डैडी से कहा कि अब उस बैग को भरना भी होगा। कई और लोगों ने भी मुझसे पूछा था कि क्या मैं कनाडा से उनके लिए कुछ नहीं लाई थी। इस दुनिया में हर एक व्यक्ति को हर ली हुई चीज़ के बदले में कुछ न कुछ तो देना ही पड़ता है। सिर्फ माँ ही एक ऐसी इंसान होती है जिसको बदले में कुछ नहीं देना पड़ता है। फिर उस रात को मैंने दीवार पर टंगी हुई माँ की फोटो से बहुत देर तक बातें करती रही। बहुत से दुख सुख साझा किए, बेशुमार शिकायतें भी की। फिर सपनों में जैसे साथ सोई हुई माँ से एक इजाज़त भी ले ली। अगले दिन जब मेरी बुआ अपने देवर के बेटे के लिए मेरा रिश्ता मांगने आई तो मैंने उनको साफ साफ कह दिया, मैंने अपना जीवन साथी खोज लिया है। तभी बुआ ने मुड़कर मेरे बापू से कहा, देख ले भाई, वही बात हो गई ना जिसका हमको डर था। बापू चुप थे, लेकिन माँ की फोटो दीवार पर टंगी हल्के हल्के मुस्कुरा रही थी। माँ शायद ये सोचकर खुश थी कि जिस बेटी को गोद में लेकर दूध पिलाया करती थी वो आज अपने फैसले खुद लेने के काबिल हो गई थी। मैं मन ही मन सोच चुकी थी
कि अब कनाडा में मेरा अगला लक्ष्य था अपने लिए एक पढ़ा लिखा अच्छा सा जीवन साथी खोजना।